आदाब नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहसिना अंजुम अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, आज के इस वीडियो प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अज़ीज़ नाजरीन, आज के वीडियो प्रोग्राम का उन्वान है तख्ते सियाह पर लिखने की महारत, तक़वियत देने की महारत और सबक के इख्तिताम की महारत। ये तीनों महारतें असातिज़ा के लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो अपनी तदरीस को मौसर बना सके। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल होंगे कि तख्ते सियाह पर साफ़ और मुनज़्ज़म तहरीर की महारत को समझेंगे। तख्ते सियाह पर लिखने के बुनियादी उसूलों और तरीक़ों को सीखेंगे। तलबा की तवज्जो मरकूज़ करने के लिए मौसर लिखाई की अहमियत का इदराक कर पाएंगे। असातिज़ा तलबा की मस्बत कारकर्दगी को तक़वियत देने के मौसर तरीक़े सीखेंगे। सबक को मौसर तरीक़े से इख्तिताम देने की महारत हासिल करेंगे। सबक के इख्तिताम पर अहम नुकात को दोहराने और तलबा के सीखने की सतह का जायज़ा लेने की सलाहियत हासिल करेंगे। सबक के आखिरी मरहले में तलबा की फ़िक्री शिरकत को बढ़ाने के तरीक़े सीखेंगे। सबसे पहले हम तख्ते सियाह पर लिखने की महारत को जानने की कोशिश करेंगे। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। तख्ते सियाह बुनियादी तदरीसी आला है जो हर कमरी जमात में पाया जाता है, बल्कि उस्ताद का दायां हाथ है। इसके बिना उस्ताद अपने वजाहत को बेहतर अंदाज में नहीं पेश कर सकते। तख्ते सियाह का इस्तेमाल तमाम मज़ामीन और तमाम मौज़ूआत को निचोड़ लिखने के लिए या तमाम मज़ामीन और मौज़ूआत के निचोड़ को लिखने के लिए वजाहत को और मुअस्सर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक बोर्ड या तख्ते सियाह का मुअस्सर इस्तेमाल हर उस्ताद को सीखना ज़रूरी है। ज़्यादा मुअस्सर और मुंतज़म तरीक़े से तख्ते सियाह का इस्तेमाल करने से तदरीस मुअस्सर होती है और जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होते हैं। तख्ते सियाह का इस्तेमाल प्री नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया जाता है, यानी KG to PG तख्ते सियाह का इस्तेमाल होता है। चलिए अब देखते हैं तख्ते सियाह पर लिखने का काम कैसे होता है। बिना तख्ते सियाह के कमरे जमात में तदरीस ऐसे है जैसे कि बग़ैर हथियार के फ़ौजी। इस जुमले से हमें तख्ते सियाह की तदरीस में अहमियत समझ आती है। इसलिए तख्ते सियाह का सही इस्तेमाल मुअल्लिम को आना बहुत ज़रूरी है। तख्ते सियाह का सही और बाकायदा इस्तेमाल करने से सबक को असरदार बनाने में बहुत मदद मिलती है। तख्ते सियाह या ब्लैक बोर्ड की अहमियत। ब्लैक बोर्ड एक बहुत अहम तदरीसी आला है जो उस्ताद के ज़रिए सीखने के अमल को आसान और दिगर महारतों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक बोर्ड को उस्ताद का दायां हाथ कहा जाता है। ये एक सादा, मौज़ून, आसान और वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला तदरीसी ज़रिया है जो तकरीबन तमाम मज़ामीन और मौज़ूआत की तदरीस और सीखने में मदद देता है। लिहाजा उस्ताद को ब्लैक बोर्ड के मौसर इस्तेमाल का फ़न और महारत सीखनी ज़रूरी है। ब्लैक बोर्ड के इस्तेमाल की महारत को एक ऐसी टेक्निक कहा जा सकता है जो उस्ताद को तदरीसी अमल में ब्लैक बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर तरीक़े से इस्तेमाल करने में मदद देती है ताकि मुकर्रर करदा तदरीसी मकासद को बेहतर अंदाज में हासिल किया जा सके। ब्लैक बोर्ड या चाक बोर्ड तदरीसी मानत का सबसे अहम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ज़रिया है जो असातिज़ा के ज़रिए नर्सरी से आला तालीम तक की तदरीस में इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक बोर्ड एक हमवार सतह है जो उस्ताद को लिखने, खाके बनाने और हिसाब लगाने के लिए फ़राहम की जाती है ताकि तलबा किसी मखसूस इल्मी तसव्वुर को बेहतर तौर पर सीख सकें। आइए नाज़रीन, अब हम ब्लैक बोर्ड का तारीख़ी पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे। स्कॉटलैंड में जोग्राफिया की तदरीस के लिए
رنگین چاک کے ساتھ بلیک بورڈ استعمال کیا جاتا تھا۔ البرونی کی تصنیف انڈیکا، تاریخ الہند یا کتاب الہند، جو 11ویں صدی کے اوائل میں لکھی گئی کتاب ہے، ان کے مطابق چاک بورڈ ہندوستانی مدارس میں استعمال ہوتا تھا۔ اس وقت بچوں کے لیے سیاہ تختیاں استعمال کی جاتی تھیں، جن پر وہ طویل سائیڈ پر لکھتے تھے، نہ کہ چوڑائی میں، اور وہ سفید مادے سے بائیں سے دائیں کی جانب لکھتے تھے۔ بلیک بورڈ کی اصطلاح کا آغاز تقریباً 1815 سے 1825 کے دوران ہوا، جبکہ جدید اصطلاح چاک بورڈ، جو زیادہ تر امریکی طرز کی اصطلاح ہے، 1935 سے 1940 کے درمیان عام ہوئی۔ چاک بورڈ کو امریکی تعلیمی نظام میں 1801 میں متعارف کروایا گیا۔ بلیک بورڈ کی ایجاد جیمز پلانس نے کی، جو رائل ہائی اسکول ایڈنبرا کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ اب ہم بلیک بورڈ لکھنے کی کچھ اہم خصوصیات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ بلیک بورڈ ہموار ہونا چاہیے تاکہ تحریر صاف اور آسان ہو اور نظر آنے میں دشواری نہ ہو۔ بلیک بورڈ کو اس جگہ پر رکھنا چاہیے، جیسے کہ کلاس کے سامنے، جہاں یہ تمام طلباء کو واضح نظر آئے۔ بلیک بورڈ صاف طرح سے کلاس میں بیٹھے ہر طلباء کو نظر آنا ضروری ہے۔ ایسے بلیک بورڈ اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ اس پر کافی مواد پیش کیا جا سکے تاکہ بار بار مٹانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک ہی ساتھ تمام اہم نکات کو لکھ سکیں، تبھی طلباء کی تصورات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ بلیک بورڈ کی پوزیشن روشنی کی سمت کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ روشنی کے انعکاس سے تحریر پر اثر نہ ہو۔ بلیک بورڈ کو اس پوزیشن میں رکھنا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی طلباء کے لیے وہ چمکے نہ، آسانی سے تمام الفاظ کو وہ دیکھ سکے، آسانی سے تمام الفاظ کو طلباء دیکھ سکیں۔ بلیک بورڈ کے استعمال کے لیے ضروری اوزار جیسے کہ تختی کا پیمانہ، دائرے بنانے کے لیے کمپاس، صاف مٹانے والا ڈسٹر، پوائنٹر، چاک یا مارکر پین ہونا چاہیے۔ استاد کو چاہیے کہ بلیک بورڈ کو ہمیشہ صاف رکھے اور اس کی تقسیم اس انداز میں کرے کہ مواد بہتر انداز میں پیش کیا جا سکے۔ غیر ضروری تقسیم سے گریز کرنا چاہیے تاکہ طلباء الجھن کا شکار نہ ہوں، یعنی تخت سیاہ کے اتنے بھی حصے نہ کر دیں کہ بچے کنفیوز ہو جائیں۔ عام طور پر 3 حصے رکھے جا سکتے ہیں۔ ایک حصے میں تعارف لکھیں گے اور دوسرا حصہ اسباق کی وضاحت ہوگی، اور تیسرا جو بڑا حصہ ہوگا اس میں عمومی کام کے لیے مختص رکھا جائے گا۔ مارجن کو واضح طور پر ظاہر کرنا چاہیے۔ ہمیشہ تخت سیاہ کے لیے مارجن چھوڑنا ضروری ہے۔ استاد کو چاہیے کہ کام کو ترتیب وار پیش کرے تاکہ ہر نئے موضوع کا تعلق پچھلے مواد سے واضح ہو۔ تصورات کو آسان سے پیچیدہ کی طرف تدریجی انداز میں پیش کرنا چاہیے تاکہ سیکھنے کا عمل مؤثر ہو۔ یہ نہ ہو کہ مشکل تصورات کو لکھ دیں اور بچے کنفیوز یا پریشان ہو جائیں۔ لکھائی افقی سیدھی لکیر میں ہونی چاہیے۔ اوپر یا نیچے جھک کر لکھنے سے گریز کریں۔ رنگین چاک صرف اہم نکات کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ استاد کو چاہیے کہ چیزوں کو نمایاں کرے اور بلیک بورڈ پر موجود اشیاء کی نشاندہی کے لیے پوائنٹر کا استعمال کرے۔ ناظرین، اب ہم بلیک بورڈ لکھنے کی مہارت کے فوائد جانیں گے۔ بلیک بورڈ پر بنائی گئی تصویریں، خاکے اور نقشے سبق کی تفہیم میں مدد دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ تیار شدہ تصاویر استعمال کی جائیں جو غیر متعلقہ پروگرام پر مشتمل ہو سکتی ہیں، طلباء کو الجھن میں ڈال سکتی ہیں۔ جب استاد سبق کو بلیک بورڈ پر تصویریں بنا کر پیش کرتا ہے تو طلباء کی توجہ سبق پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ طلباء کی دلچسپی مزید بڑھ جاتی ہے، مشکل مضامین آسان اور واضح ہو جاتے ہیں۔ جب استاد انگلیوں کی مہارت کے ساتھ
ब्लैक बोर्ड पर तस्वीर बनाने की कोशिश करता है, तलबा ब्लैक बोर्ड पर बनाई गई तस्वीर से बहुत मुतासर होते हैं। उस्ताद की तरफ से ब्लैक बोर्ड पर लिखी गई नोट्स तलबा के लिए सबक को समझने में मददगार साबित होती है। तलबा दुरुस्त मालूमात को नोट कर सकते हैं। इससे असातिज़ा को तलबा से फौरी राय हासिल करने में मदद मिलती है और तलबा उस्ताद को आगाह कर सकते हैं कि आया वो सबक समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। मौसर तदरीस वो होती है जब तालिब इल्म अपनी रफ्तार से सीखने में शामिल हो। हर तालिब इल्म के सीखने का अंदाज़ अलग अलग होता है। कुछ तलबा देखकर फ़ौरन सीखते हैं, कुछ छूकर, कुछ सुनकर। ऐसा कोई और तदरीसी ज़रिया नहीं है जो इन तमाम अंदाज़ों को एक साथ शामिल कर सके सिवाय ब्लैक बोर्ड या तख्ते सियाह के। ऑडियो विजुअल और टेप रिकॉर्डिंग तलबा के सीखने की रफ्तार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस्ताद फौरी तौर पर अपनी तदरीसी हिकमत अमली को बदल सकता है जब वो देखे कि तलबा ब्लैक बोर्ड से सीख पा रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। जैसे ही उस्ताद को लगता है कि दिया गया या लिखा गया काम तख्ते सियाह का तलबा को असरदार नहीं हो रहा है, तलबा पर मौसर तदरीस नहीं हो रही है, तो वो अपनी हिकमत अमली को बदल सकते हैं। उस्ताद ब्लैक बोर्ड के साथ तामुल करता है, कुछ लिखता है, तलबा की तरफ मुतवज्जा होता है और गुफ्तगू करता है, फिर दोबारा ब्लैक बोर्ड की तरफ जाकर एक खाका बनाता है, अहम नुकात की निशानदही करता है और किसी तालिब इल्म को बुलाता है और वो क्लास के सामने कुछ वजाहत करे। तालिब इल्म अपना काम पेश करता है और उस्ताद ब्लैक बोर्ड पर नुकात की वजाहत करते हैं और उस्ताद ब्लैक बोर्ड पर नुकात की वजाहत करते हैं। नाज़रीन, अब हम तख्ते सियाह पर लिखने की महारत के अज्जा को जानने की कोशिश करेंगे। लफ्ज़ों व जुमलों के दरमियान मुनासिब जगह, अप्रोप्रिएट स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। एक ही ख़त पर तहरीर, राइटिंग इन स्ट्रेट लाइन्स। दो ख़त के दरमियान मुनासिब फासला, अप्रोप्रिएट स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स। रंगीन चौक का मुनासिब इस्तेमाल, अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कलर चौक। लफ्ज़ों को ख़त कशीदा करना, अंडरलाइनिंग ऑफ वर्ड्स। मुकम्मिल तख्ते सियाह का मुनासिब इस्तेमाल, अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्लीट ब्लैक बोर्ड। तख्ते सियाह पर तस्वीर या अशकाल का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ डायग्राम्स एंड पिक्चर्स ऑन ब्लैक बोर्ड। तख्ते सियाह का सिलसिलेवार तरीक़े से इस्तेमाल, सिक्वेंशियल यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड। तहरीर में वजाहत व सफाई, क्लैरिटी एंड नीटनेस ऑफ हैंड राइटिंग। तहरीर में दुरुस्तगी, एक्यूरेसी इन राइटिंग। तहरीर की मुनासिब रफ्तार, प्रॉपर राइटिंग स्पीड। तहरीर के मंतकी तरतीब मुनज़्ज़म पेशकश, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटिंग। अब हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे इन अज्जा को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक तख्ते सियाह का नमूना पेश किया गया है जिसमें हम पहली महारत को जिसमें हम पहले जुज़ को देखने की कोशिश करेंगे। लफ्ज़ों व जुमलों के दरमियान मुनासिब जगह, यानी जब भी लिखा जाए अल्फाज के दरमियान और जुमलों के दरमियान मुनासिब जगह को रखा जाए। मुनासिब जगह और वाज़ेह हो ताकि तलबा उसको देखने की लिए परेशान ना हो, उनको उलझन ना पैदा हो। इसलिए वाज़ेह और जगह को छोड़ते हुए अल्फाज और जुमलों को लिखना चाहिए। एक ही ख़त पर तहरीर। अब आप देख सकते हैं तख्ते सियाह का नमूना पेश किया गया है जिसमें एक ही ख़त पर तमाम अल्फाज को लिखा गया है। अगर ऊंच नीच टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में लिखा जाए तो तलबा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से लफ्ज़ को कहाँ लिखा गया है। बजाय इसके कि वो मवाद और मौजू को समझें, वो सिर्फ़ तख्ते सियाह के अल्फाज को समझने में उलझ कर रह जाते हैं। तो इससे गुरेज करने की ज़रूरत है।
दो ख़त के दरमियान मुनासिब फ़ासला। जब भी दो ख़त लिखें या दो जुमले लिखें उनमें मुनासिब फ़ासला होना ज़रूरी है। दोनों लाइंस मिले हुए नज़र ना आए, वरना तलबा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बार बार यही सवाल पूछते हैं कि कौन सा जुमला कहाँ लिखा गया है, कौन सा अल्फाज कहाँ लिखा गया है, जिसकी वजह से जो आइन मकसद है मौजू को समझाने का वो मकसद हासिल नहीं कर पाते। रंगीन चौक का मुनासिब इस्तेमाल। ये नहीं है कि रंगीन चौक से तमाम बोर्ड को, तमाम अल्फाज को, तमाम जुमलों को और नुकात को लिखना है। सिर्फ वही जुमले या हेडिंग, साइड हेडिंग या कोई बहुत अहम फार्मूला या तसव्वुर का या ज़ाब्ता इस तरह से लिखना है, तभी रंगीन चौक का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे रंगीन चौक हाईलाइट होगा और तलबा को उसकी अहमियत समझ में आएगी। वो समझ जाएंगे कि जिससे रंगीन चौक से लिखे गए जो अल्फाज हैं, जो ज़ाब्ते हैं, वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसीलिए रंगीन चौक का मुनासिब इस्तेमाल करना है, जहाँ हेडिंग और साइड हेडिंग, फार्मूले, ज़ाब्ते, इन तसव्वुरात को, इन चीज़ों को लिखने के लिए रंगीन चौक का इस्तेमाल करना चाहिए। लफ्ज़ों को ख़त कशीदा करना, अंडरलाइनिंग द वर्ड्स। जब भी कोई लफ्ज़, जैसे कि अब यहाँ लिखा गया है, तख्ते सियाह की एक मिसाल दी गई है कि फ़ीसा गुरज़ का नज़रिया मुसल्लसात ट्रिग्नोमेट्री का एक बुनियादी उसूल है। तो ट्रिग्नोमेट्री या मुसल्लसात जो है एक अहम लफ्ज़ है, इसको बच्चों को हमें सिखाने की ज़रूरत है, तो उसको हमें हाईलाइट करना है। जो क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के अतराफ़ दरमियान ताल्लुक़ बयान करता है, तो ये क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस या राइट एंगल ट्रायंगल ये अहम इस्तिलाह है, अहम टर्म है, तो इसको अंडरलाइन करना है। ये ना हो कि तमाम लाइंस को अगर अंडरलाइन करेंगे तो कौन सा अहम है ये तलबा नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जहाँ मौका है, जहाँ ज़रूरत है, अल्फाज को अंडरलाइन करने की ज़रूरत होती है। मुकम्मल तख्ते सियाह का मुनासिब इस्तेमाल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तख्ते सियाह पे कहीं कुछ लिख दिया, फिर कुछ लिख दिया, ऐसे लिखते लिखते पूरे बोर्ड पर लिख गए। ऐसी लिखाई से गुरेज करें, बल्कि तख्ते सियाह को कुछ हिस्सों में तकसीम करके मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। किस जगह पर शक्ल होनी चाहिए, किस जगह पर अहम नुकात होने चाहिए, किस जगह पर हेडिंग होनी चाहिए और असल जो मौजू है उसके कलिमात या उसके जो टर्म्स हैं वो कहाँ लिखने चाहिए, ये पहले से तय करके उस्ताद लिखें। इससे तलबा को तख्ते सियाह पर लिखे गए मवाद से फ़ायदा हासिल होगा, वो कंफ्यूज या परेशान नहीं होंगे। तख्ते सियाह पर तस्वीर या अशकाल का इस्तेमाल। जब भी ज़रूरत हो चार्ट का इस्तेमाल करने के बजाय अगर उस्ताद ख़ुद प्रैक्टिस करके, मश्क करके तस्वीरें बनाएंगे तो तलबा ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, तलबा को ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होगी और वो ख़ुद भी उन अशकाल को बनाने की कोशिश करेंगे। आप जो भी शक्ल चाहते हैं कि तलबा बनाएं, उस शक्ल को उस्ताद को तख्ते सियाह पर ड्रॉ करके या शक्ल को बनाकर दिखाना बहुत ज़रूरी है कि कैसे बनाई जाती है, उसकी क्या तरतीब है, किस तरह से। तो तख्ते सियाह का ये बहुत अहम इस्तेमाल है, बहुत अहम जुज़ है। तख्ते सियाह का सिलसिलेवार तरीक़े से इस्तेमाल। पहले क्या लिखना है, पहले हेडिंग लिखनी है, दूसरा ज़ीली उन्वान लिखना है, पहले उन्वान लिख दिया, फिर ज़ीली उन्वान लिख दिया, अहम नुकात लिख दिए, जहाँ ज़रूरत है ज़ाब्ता बना दिया, जहाँ ज़रूरत है शक्ल बना दी। जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं उसी तरतीब से लिखाना भी ज़रूरी है, एक तरतीब होनी ज़रूरी है, एक सीक्वेंस होना ज़रूरी है, तभी तख्ते सियाह का इस्तेमाल मौसर होगा और बच्चों के लिए वो कारआमद साबित होगा। तहरीर में वजाहत व सफाई। देखिए, तख्ते सियाह पर जब भी लिखते हैं साफ़ सुथरा और नीटनेस का ज़रूर ध्यान रखें। उस्ताद को साफ़ सुथरे अल्फाज लिखने हैं, साफ़ अंदाज में, यानी यहाँ लिखा उसको मिटा दिया, कहीं और लिखा उसको मिटा दिया, इस तरह ना करें, इससे गुरेज करें और सफाई के साथ बिल्कुल नीट अंदाज में लिखें। तहरीर में दुरुस्तगी। तख्ते सियाह पर उस्ताद जो भी लिखते हैं वो लिखने से पहले एक दफ़ा मश्क कर लें, कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो, चाहे अंग्रेज़ी लिखें चाहे उर्दू लिखें, हर लफ्ज़ को सही लिखें,
क्योंकि तख्ते सियाह पर आप एक दफ़ा एक लफ्ज़ लिख देते हैं जिसे 30 से 40 बच्चे नकल करते हैं। तो आप 30 से 40 बच्चों को गलत अल्फाज सिखाने से गुरेज करने के लिए पहले से ही तहरीर में दुरुस्तगी की मशक करके आएँ। जब भी लिखें तो वो करेक्ट लिखें, स्पेलिंग एरर्स ना हो। तहरीर की मुनासिब रफ्तार। देखिए, जैसे ही क्लास में आते हैं और किसी मौजू को समझाते हैं, लिखाई शुरू होती है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार में लिखें और तमाम तलबा उसको लिख भी ना पाएँ और आप मिटाकर दूसरा मौजू लिख दें। इसीलिए आराम से बच्चों की स्पीड, बच्चों की जो रफ्तार है, जिस रफ्तार से बच्चे लिख सकते हैं, उसी रफ्तार से आपको तख्ते सियाह पर लिखना चाहिए। आप ज़्यादा तेज़ लिखेंगे तो बच्चे पीछे रह जाएंगे, वो नहीं लिख पाएंगे, नकल नहीं होगी। अगर आप बहुत स्लो लिखेंगे तो मौजू जो आपको 1 घंटे या 1 पीरियड में कंप्लीट करना है, वो मुकम्मल नहीं होगा। तहरीर की मंतकी तरतीब। जब भी लिखें एक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में लिखें। पहले, दूसरे या फिर लिखने के तरीके को पहले से तैयारी कर लें कि पहले क्या लिखना है। पहले ज़ाब्ता लिखना है, फिर दिया गया लिखना है, या पहले दिया गया लिखना है फिर ज़ाब्ता लिखना है, पहले डेफिनेशन लिखनी है फिर ज़ाब्ता लिखना है। इस तरह से लॉजिक को पहले से ही तैयारी करके तरतीबवार अंदाज में लिखने की कोशिश करें। मुनज़्ज़म पेशकश। आप देख सकते हैं इस तख्ते सियाह पर एक उन्वान दिया गया है, उससे मुताल्लिक कुछ जुमले हैं, उससे मुताल्लिक एक कानून लिखा गया है और एक शक्ल बनाई गई है। इसी तरह से मुनज़्ज़म पेशकश होनी बहुत ज़रूरी है। जब भी तख्ते सियाह को देखें, तलबा कंफ्यूज ना हो कि पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, इस तरह से। तो जब लिखे उस्ताद तो पहले से प्लानिंग करें, मंसूबा बनाएं कि तख्ते सियाह को कौन से कॉन्सेप्ट के लिए तख्ते सियाह पर क्या लिखना है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसको किस अंदाज में लिखना है, दिया गया कहाँ लिखना है और हल कहाँ लिखना है, फार्मूला या ज़ाब्ता कहाँ लिखना है, और आंसर जो आ गया है सॉल्यूशन उसको कहाँ लिखना है और कैसा लिखना है। अगर ये सब कुछ मुनज़्ज़म करके पेश किया जाए तो तख्ते सियाह का बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा, मौसर तदरीस होगी और तलबा भी आपकी तदरीस से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तमाम अल्फाज का जुदा होना। जब भी आप लिखें, जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पे, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो सही अंदाज़ है लिखने का वो ग्रीन में सही में लिखा गया है, जो गलत है वो सुर्ख रंग में गलत की निशानदेही की गई है। मिला कर ना लिखें, वरना क्या होगा, आप जल्दबाजी में मिल कर अल्फाज लिखेंगे तो तलबा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। पूरे क्लास में सिर्फ यही पूछते रहेंगे कि ये क्या है सर, इसको बताइए, या ये क्या है मैडम, इसको बताइए। तो जो मकसद है, जो मौजू है, जो तसव्वुर आप उनको सिखाना चाहते हैं, उसे सीखने के बजाय बस उस तख्ते पर सियाह पर लिखे हुए अल्फाज को नकल करने में बच्चों का वक्त चला जाएगा। इससे उनका फोकस भी हट सकता है। इसीलिए जब भी लिखें हर अल्फाज को जुदा जुदा वाज़ेह तौर पर लिखें। तहरीर की मंतकी तरतीब। पहले मिसाल के तौर पर अगर कोई मसला हल कर रहे हैं तो दिया गया क्या है, क्या क्या गिवन है उसको लिखना है, फिर कौन सा मतलूबा हल क्या होना चाहिए उसको लिखना है, फिर फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है उसको आपको लिखना है, उसके बाद हल का तरीका लिखना है, किस तरह से आप फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए दिए गए डाटा को डालकर कैसे हल कर रहे हैं उसको ज़ाहिर करना है। इसी तरह से इसको मंतकी तरतीब दे सकते हैं। मुनज़्ज़म पेशकश में सबसे पहले ब्लैक बोर्ड की पेशकश को मुनज़्ज़म करना ज़रूरी है और फिर नया मौजू नए हिस्से में लिखना है और गैर ज़रूरी मालूमात को मिटाना है। वरना अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और पुराना मवाद बोर्ड पर लिखा हुआ रह गया है तो तलबा आपको सुनेंगे और कभी मवाद को देखेंगे या कुछ लिखा गया है तो उसको देखेंगे और फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सर तो कुछ बोल रहे हैं या मैडम कुछ और बोल रहे हैं और पीछे जो बोर्ड पे लिखा गया है वो कुछ और है। तो इससे गुरेज करें। जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं, जो मौजू आप बता रहे हैं, वही उन्वान, वही मौजू और वही कंटेंट तख्ते सियाह पर लिखा होना चाहिए। हम देख सकते हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान ब्लैक बोर्ड राइटिंग के लिए किस तरह बनाया जाता है। जब माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की मशक की जाती है तो पहले ज़ेर तरबियत असातिज़ा की तफसीलात दी गई हैं, तमाम वो अज्जा लिखे गए हैं जो ब्लैक बोर्ड में इस्तेमाल होते हैं।
اور یہ کار تخت سیاہ ہے. جو تخت سیاہ پر لکھنے والے ہیں اس کو ایک دفعہ یہاں لکھا جاتا ہے. لیسن پلان میں اس کی وضاحت ہوتی ہے، لکھ کر لیسن پلان میں اس کو لکھا جاتا ہے. اور جب یہ مہارت کی مشق ہوتی ہے تو اس مہارت کی مشق کو فیڈ بیک دینے کے لیے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ایک اسکیڈول ہوتا ہے. تو ہر کمپوننٹ کے سامنے مارکس یا پوائنٹس دیے گئے ہیں. جس طرح کا پرفارمنس ہوگا، جس طرح کی مشق ہوگی، اس حساب سے ان کو مارکس یا پوائنٹس دیے جاتے ہیں. تو یہ تھی تخت سیاہ کی مہارت. اب ہم تقویت دینے کی مہارت یعنی ری انفورسمنٹ اسکل کے بارے میں جانیں گے. پی ایف اسکنر کا نظریہ ہے تقویت ایسا عمل ہے جو کسی خاص رویے کو دہرانے کے امکانات کو بڑھاتا ہے، یا انعام یا ریوارڈ دے کر یا ناپسندیدہ عنصر کم کرتا ہے. جیسے آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی اچھا پرفارم کرتا ہے، بچے کچھ اچھا کام کرتے ہیں، اچھا رویہ دکھاتے ہیں تو ان کو ویل ڈن، گریٹ، ایکسلنٹ، گڈ جاب اس طرح سے کہا جاتا ہے. تقویت سے تعریف اور تعریف سے دلچسپی بڑھتی ہے. تقویت دینے سے یا تعریف کرنے سے طلباء کی دلچسپی بڑھتی ہے. تقویت تعلیمی عمل میں تقویت بہت ضروری عنصر ہے. صحیح جواب پر مثبت رد عمل طلباء کو مزید مثبت بناتا ہے. مزید صحیح جواب پر مثبت رد عمل طلباء کو اور سیکھنے اور دلچسپی دکھانے اور اچھے رویے کو کرنے کی طرف. صحیح جواب پر مثبت رد عمل طلباء کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اور مزید اچھا کام کریں، اچھا پڑھائی کریں یا اچھی دلچسپی دکھائیں یا اچھا رویہ دکھائیں. غلط جواب پر صحیح درست رہنمائی یا صحیح رہنمائی بہت ضروری ہے. تقویت نفسیاتی اور تدریسی ٹیکنیک ہے. تقویت کا مفہوم. تقویت کا مطلب ہے کسی فطری رد عمل کی قوت کو بڑھانا. یہ نفسیات میں ایک اہم تصور ہے جو تدریس اور سیکھنے سے گہرا تعلق رکھتا ہے، اور ہر کلاس روم میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے. نفسیاتی طور پر ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو طلباء کے نفسیاتی رویے کو سیکھنے یا کسی مخصوص برتاؤ کو بڑھانے یا برقرار رکھنے کے لیے مستحکم کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے. ان کو اچھے بیہیویئر یا اچھے برتاؤ کو ہمیشہ تک برقرار رکھنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے. رویے کو بڑھانے کا مطلب ہے چیزوں کو مزید بار بار وقوع پذیر کرنا، جبکہ رویے کو برقرار رکھنے کا مطلب ہے چیزوں کو بار بار وقوع پذیر ہونے میں مدد دینا. تقویت کو تاثراتی مہارت فیڈ بیک اسکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا واقعہ جو کسی محرک سٹیمولس کے نتیجے میں اسی طرح کے حالات میں رد عمل کی دوبارہ ہونے کے امکانات کو بڑھاتا ہے. یعنی اگر طلباء کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا اچھا رویے کا اظہار کرتے ہیں یا اچھا پرفارم کرتے ہیں تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے تقویت دینا بہت ضروری ہے. تقویت یا ری انفورسمنٹ کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے انعام کہا جائے. تقویت کا مطلب ایسے محرکات کا استعمال یا ان کی پیشکش یا ان کو ہٹانا تاکہ کسی مخصوص رد عمل کے دوبارہ ہونے کے امکانات بڑھ سکیں. مثال کے طور پر کچھ تعریفی الفاظ طلباء کے مخصوص برتاؤ کے دوبارہ ہونے کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں. اس صورت میں تعریفی الفاظ ایک محرک سٹیمولس کا کردار ادا کرتے ہیں اور طلباء کا رد عمل اس کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں تقویت ری انفورسمنٹ کا تصور کیا ہے. اسکنر کے مطابق اگر کسی عمل رسپانس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ایک تقویت پیدا کرنے والا محرک یعنی ری انفورسنگ سٹیمولس پیش کیا جائے تو اس رد عمل کی شدت بڑھ جاتی ہے. اور ملر کا کہنا ہے کہ تقویت کسی بھی ایسے واقعے یا محرک کو کہا جا سکتا ہے جو کسی رویے کے فوراً بعد آئے اور اس رویے کے وقوع پذیر ہونے کی تعداد میں اضافہ کرے. رویے اور نتائج کے درمیان تعلق کسی رویے یا مہارت کے استعمال اور اس کے نتیجے کے درمیان تعلق تبھی تقویت پیدا کرتا ہے جب اس نتیجے کے باعث کسی مخصوص مہارت
یا رویے کے وقوع پذیر ہونے کے امکانات بڑھ جائیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ سرگرمیاں، کھانے کی اشیاء، تحفے، کھلونے، دیگر تفریحی عناصر جو عام طور پر خوشگوار یا لطف اندوز سمجھے جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سب کے لیے تقویت فراہم کریں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ چاکلیٹ طلب کرتا ہے اور اسے چاکلیٹ ملنے کے بعد اس کے چاکلیٹ طلب کرنے والے رویے میں اضافہ ہوتا ہے، تو چاکلیٹ کو ایک تقویت پیدا کرنے والا عنصر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر چاکلیٹ کے ملنے سے اس کا رویہ تبدیل نہیں ہوتا ہے تو چاکلیٹ کا تقویت کا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بار بار چاکلیٹ کی فرمائش کرنے پر چاکلیٹ دینا، بچے کا چاکلیٹ لینا تقویت نہیں ہے، کیونکہ چاکلیٹ دینے کے باوجود بچے کے رویے میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ طلباء کے رویے میں کون سی بہتری مطلوب ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ طلباء کی مہارتوں میں اضافہ ہو۔ والدین عام طور پر اچھے رویے کو مہارت کے طور پر دیکھتے ہیں، جیسے ہوم ورک مکمل کرنا، براہ کرم، شکریہ یا سلام پیش کرنا، گھر کے کاموں میں مدد کرنا، دیگر بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، یا عوامی مقامات پر مناسب رویہ اپنانا۔ یہ والدین کی خواہش ہے۔ طلباء کی مہارتوں میں اضافہ کیوں ضروری ہے؟ طلباء کو انعام دینے یا ان کی مہارتوں میں اضافہ کرنے سے وہ بہتر سیکھتے ہیں اور زیادہ خود مختار بن جاتے ہیں، اور جو سیکھنا ہے اس کے لیے ان میں خود سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم تقویت کے اقسام کو جانیں گے۔ تقویت کی دو اقسام ہیں، مثبت تقویت پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور ایک منفی تقویت نیگیٹیو ری انفورسمنٹ۔ مثبت تقویت میں مزید مثبت بنیادی تقویت ہے اور مثبت ثانوی تقویت ہے۔ تفصیل سے جانیں گے۔ تقویت کے دو اقسام ہیں، پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور نیگیٹیو۔ اب ہم دیکھتے ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہے۔ کسی رویے کے بعد کچھ مثبت شامل کرنا جو اس رویے کو مستقبل میں ہونے کو بڑھا دے۔ چلیے دیکھتے ہیں مثبت تقویت یا پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہے۔ کسی رویے کے بعد کچھ مثبت شامل کرنا جو اس رویے کو مستقبل میں ہونے کے لیے بڑھاوا دے۔ اور منفی تقویت کیا ہے، یعنی نیگیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہے؟ ایک ناخوشگوار تجربے کو ہٹانے سے روکنے کے لیے دی گئی تقویت، یا پھر کسی چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے، کسی ناخوشگوار تجربے کو ہونے سے روکنے کے لیے دی گئی تقویت۔ تقویت دینے کی مہارت کے اجزاء، مطلوبہ اجزاء اور غیر مطلوبہ اجزاء۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ مطلوبہ اجزاء کون سے ہیں؟ مطلوبہ اجزاء میں سب سے پہلے ہے مثبت زبانی تقویت، یعنی اورلی ہم بتائیں گے، زبان سے بتائیں گے کہ ہم ان کے کام سے خوش ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے بہت عمدہ، شاندار، گڈ، ہاں، صحیح، جاری رکھو، بہتر کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اور مطلوبہ اجزاء کی دوسری شکل مثبت غیر زبانی تقویت۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں صرف کچھ بولنا نہیں ہے، بلکہ سر ہلانا، مسکرانا، پیٹھ تھپ تھپانا، خوشی سے ہنسنا یا تالیاں بجوانا، توجہ سے طلباء کو دیکھنا، پیار سے طلباء کو دیکھنا، یا پھر اگر صحیح جواب طالب علم نے دیا ہے تو اس جواب کو تخت سیاہ پر لکھوانا، اس سے بھی طلباء کو ایک تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسری اضافی زبانی تقویت ہے۔ اس میں نہ بولنا ہے اور نہ سر ہلانا ہے، بس کچھ آوازیں ہیں، جیسے تو ایسے الفاظ سے طلباء کو ایک مثبت تقویت ملتی ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ جو کام کر رہے تھے اسے بار بار دہراتے ہیں۔ غیر مطلوبہ اجزاء، جس سے ہمیں غیر مطلوبہ اجزاء جس سے اساتذہ کو گریز کرنا چاہیے اور معقول اور مناسب وقت پر ہی استعمال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے منفی زبانی تقویت، بے وقوف، احمق، غلط، نہیں، نامناسب، رکو، فضول، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے
تو ان کو منفی زبانی تقویت ملے گی۔ منفی غیر زبانی تقویت: غلط جواب دینے پر طالب علم کو غصے سے گھورنا یا مایوسی سے سر ہلانا یا غلط جواب پر مایوسی کا اظہار کرنا، یہ تمام چیزیں منفی غیر زبانی تقویت میں شامل ہیں۔ اور نامناسب تقویت: غیر مطلوبہ اجزاء کی ایک اور شاخ ہے نامناسب تقویت۔ غیر مطلوبہ اجزاء کی ایک اور قسم ہے نامناسب تقویت۔ تقویت دینے والوں کو مطلوبہ مقدار سے کم یا زیادہ استعمال کرنا، یعنی بار بار ویری گڈ بولنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یا بار بار تم اچھا نہیں کر سکتے، تم نے تو غلط کر دیا، ایسے الفاظ استعمال کرنا بھی غلط ہے۔ یا پھر جب ضرورت ہے اس وقت تقویت دینا، اور جب ضرورت نہیں ہے اس وقت بھی اگر تقویت دی جائے تو وہ نامناسب ہوتی ہے۔ یا صرف کچھ ہی بچوں کو بار بار پازیٹیو ری انفورسمنٹ دینا، یا بار بار کچھ مخصوص طلبہ کو ہی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی نامناسب تقویت ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں پر ویسی تقویت دینا ضروری ہے۔ ناظرین، اب ہم سبق کے اختتام کی مہارت لیسن کلوزر اسکل کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہر وہ چیز جس کا آغاز ہوتا ہے اس کا ایک انجام بھی ہوتا ہے، اور یہی اصول تدریس کے لیے بھی ہے۔ ایک استاد سبق کا آغاز کسی تعارفی سرگرمی سے کرتا ہے اور اسے اختتامیہ کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اختتام کا کیا تصور ہے۔ تعلیم میں اختتامیہ ایک ناگزیر جزو ہے۔ کوئی بھی سبق جو مناسب طریقے سے مکمل نہ ہو وہ طلبہ پر اپنے مکمل اثرات مرتب نہیں کر سکتا۔ اگر اختتامیہ مناسب صحیح انداز میں نہیں کیا جائے تو جو کچھ سکھایا گیا ہے، جو موضوع پڑھایا گیا ہے، وہ طلبہ کو یاد نہیں رہے گا۔ اختتامیہ کا مقصد سبق کے نکات کو دہرانا اور واضح کرنا ہوتا ہے۔ اختتامیہ کا مقصد سبق کے نکات کو دہرانا اور واضح کرنا ہوتا ہے، انہیں ایک مربوط انداز میں جوڑنا اور طلبہ کی فکری سطح پر انہیں مؤثر طریقے سے محفوظ کرنا ہے تاکہ وہ ان کا عملی استعمال کر سکے۔ اس عمل کے ذریعے استاد سبق کو ایک مناسب نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ اساتذہ اختتامیہ کا استعمال طلبہ کی سوچ کو مربوط بنانے اور انہیں سبق کے دوران سیکھے گئے نکات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دینے کے لیے کرتے ہیں۔ عام طور پر اختتام یا روایتی طور پر اختتام کیسا ہوتا ہے؟ جیسے ہی کمرے جماعت میں گھنٹی کی آواز آتی ہے، یعنی کہ کلاس ختم ہونے سے پہلے والی گھنٹی بجتی ہے، تو اچھا گھنٹی بج چکی ہے، اب جاؤ، تو تمہاری اگلی کلاس ہے، چھوٹ جائے گی، اب جاؤ، بس بہت ہو چکا، اب کتابیں بند کرو، وقفے کے لیے قطار میں کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے ہم یہاں رکیں گے، کل اسی نقطے سے دوبارہ شروع کریں گے، کوئی سوال نہیں، اچھا بس۔ اس طرح کے کلمات سے اگر سبق کا اختتام ہوتا ہے تو جو سکھایا گیا ہے طلبہ اس کو یاد نہیں رکھ پائیں گے اور آگے آنے والے اسباق کو اس علم کے ساتھ نہیں جوڑ پائیں گے۔ سبق کے اختتام پر غور کرنے کے دو پہلو ہیں۔ پہلا، وقوفی۔ اختتام طلبہ کو سیکھنے کے مقاصد کو جلدی سے خلاصہ کرنے، استاد کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات دینے، سیکھے گئے نئے علم کو پچھلے علم سے جوڑنے، اپنی روزمرہ زندگی کے حالات سے اس کا تعلق بنانے اور سبق کے آغاز میں کیے گئے سوالات کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب سماجی کون سا پہلو ہے؟ سماجی یا جذباتی اقتدار کون سا ہے؟ طلبہ کو یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ قیمتی حاصل کیا ہے، انہوں نے سبق سے لطف اٹھایا ہے۔ استاد کو طلبہ کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے وہ خاص تھا، اور یہ حوصلہ افزا لفظ کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور بہترین اختتام کی وجہ سے یا ایسے کلمات سے سبق کے اختتام کی وجہ سے طلبہ موٹیویٹ رہیں گے،
उनको सीखने में दिलचस्पी पैदा होगी। बी के पासी ने लेसन क्लोजर की एक बेहतरीन डेफिनेशन दी है जो अंग्रेजी में है, अचीविंग क्लोजर इज अ प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग न्यू फैक्ट्स with the old knowledge, applying new knowledge in various situations and ensuring repetition of the facts in the best possible way। जब तक तलबा अपने पुराने मालूमात को नए मालूमात या नए सिचुएशंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इल्म, वो मालूमात सिखाना, उसकी तदरीस सब बेकार है। इसीलिए उन चीज़ों को या उन मालूमात को, उस मालूमात को तलबा ना भूलें। इसीलिए जब भी इख्तिताम हो सबक का तो इख्तितामी कलिमात और इख्तिताम का अंदाज़ बेहतर होना ज़रूरी है। सबक के इख्तिताम की अहमियत, खुलासा और दोहराना, तफ़हीम का जायज़ा लेना, याददाश्त को मजबूत करना, अमली इत्तलाक़ की तरगीब देना, अगले सबक की तैयारी के लिए तलबा को तैयार करना। तलबा की तवज्जो सबक के इख्तितामी नुक्ते की तरफ मबज़ूल करवाने की कोशिश करता है। उस्ताद की मरकज़ियत वाले प्रेजेंटेशन के अहम नुकात का जायज़ा लेता है। तदरीसी मवाद के सिलसिले को सबक के दौरान दोहराया जाता है। तलबा पर मरकूज़ अहम गुफ्तगू का खुलासा फराहम करता है। सबक को असल उसूल या तसव्वुर से छोड़ता है। तलबा को पहले से सीखे गए तसव्वुरात से नए इल्म की तरक्की या तौसी की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तलबा को सीखे गए मवाद की मश्क करने की इजाज़त देता है, उनको मोटिवेट करता है। तलबा को इस बात का इशारा देता है कि वो सबक के एक अहम मरहले पर पहुंच चुके हैं। तलबा के सीखने के अमल को मुनज़्ज़म करने में मदद देता है और इसी तरह तदरीसी अमल को भी मुनज़्ज़म करता है। एक मरबूत तस्वीर बनाने, मजबूती पैदा करने, उलझन और मायूसी को ख़त्म करने में तलबा की मदद करता है। इख्तितामी महारतों के अक़साम, इंस्ट्रक्शनल क्लोज़र उस वक्त हासिल होता है जब सबक मुकम्मिल हो जाता है और उस्ताद माजी के इल्म यानी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको नए इल्म के दरमियान ताल्लुक़ को वाज़ेह करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, सिखाते हैं कि जो कुछ उन्होंने सीखा है उसका क्या नए इल्म के साथ क्या ताल्लुक़ है। कॉग्निटिव क्लोज़र का इस्तेमाल तलबा की तवज्जो को मरकूज़ करने और उनके सीखने के अमल को मुस्तहकम करने के लिए किया जाता है। जब तलबा किसी सबक की क्लोज़र हासिल करते हैं या इख्तितामिया तक पहुंचते हैं तो पुराने इल्म, प्रीवियस नॉलेज या ओल्ड नॉलेज और नए इल्म को यानी नई मालूमात के दरमियान ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं। इसी को कॉग्निटिव क्लोज़र कहते हैं। यानी जो कुछ पढ़ाया गया है इख्तितामिया में तलबा को ये मालूम होता है कि उनकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है, उनकी वक़ूफ़ी सलाहियत बढ़ी है। जब ये बताया जाता है तो उसको कॉग्निटिव क्लोज़र कहा जाता है। सोशल क्लोज़र, ब्राउन ने सोशल क्लोज़र को एक ऐसा अमल करार दिया है जिसमें तलबा को सबक मुकम्मिल करने के बाद कामयाबी का एहसास दिलाया जाता है और उन्हें मज़ीद बेहतरी के लिए हौसला अफजाई फराहम की जाती है। यानी जो कंटेंट उन्होंने सीखा है ऐसे अंदाज में इख्तितामिया होता है कि तलबा को लगता है कि जो कुछ हमने सीखा है उसका बड़ा फ़ायदा है, वो मालूमात हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। उन्हें कुछ मिला है, उनको लगेगा जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो उनको लगेगा कि वो कुछ हासिल करके क्लास से बाहर जा रहे हैं। ये अक्सर सीखने के मुश्किल मराहिल के आखिर में तारीफ़ और हौसला अफजाई के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी तलबा को बताया जाता है कि उन्हें मज़ीद नई मालूमात मिली है जिससे उनकी हौसला अफजाई की जाती है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबक के इख्तितामिया के अज्जा क्या क्या हैं। अहम नुकात को यकजा करना, कंसोलिडेशन ऑफ मेजर पॉइंट्स। दूसरा जुज़ तलबा को नए इल्म को नई या मुख्तलिफ सूरत हाल में इस्तेमाल करने के लिए या लागू करने का या इत्तलाक़ करने का मौका फराहम करना। तीसरा जुज़ है पिछले इल्म को नए इल्म से जोड़ना और नए इल्म को मुस्तक़बिल के इल्म से जोड़ना। चौथा, घर का काम या असाइनमेंट या तफवीज़ देना।
तफसील से देखने की कोशिश करते हैं। अहम नुकात को एकजा करना, कंसोलिडेशन ऑफ मेजर पॉइंट्स। सबक के इख्तिताम पर उस्ताद को चाहिए कि वो अहम नुकात को दोहराए ताकि तलबा के जहन में मौजू वाज़ह हो जाए। जब एक दफ़ा पढ़ाते हैं तो उसके बाद जो कुछ पढ़ाया गया है उसका निचोड़ कम जुमलों में तलबा के सामने पेश करें। मिसाल के तौर पर अगर उस्ताद सूरज या निज़ाम शमसी को पढ़ा रहे हैं, सोलार सिस्टम को पढ़ा रहे हैं, तो सबक के आखिर में कुछ नुकात उनको दोहराना ज़रूरी है, जैसे सूरज निज़ाम 8 सैयारों पर मुश्तमिल है, या ज़मीन सूरज के गिर्द बैज़वी मदार में गर्दिश करती है, या कशिश सकल सैयारों को इन मदार में रखती है। ठीक है, तो ये जुमले, ये कलिमात उनके जहन में बैठ जाएंगे। पूरा सबक पढ़ाया, सबक पढ़ाने के बाद उसका निचोड़, उसके अहम नुकात को दोहराना। इख्तितामिया पर उन अहम नुकात को अगर दोहराएंगे तो तलबा जब क्लासरूम से जाएंगे तो उनके जहन में ये नुकात बस जाएंगे, ये मालूमात बैठ जाएगी। दूसरा जुज़, तलबा को नए इल्म को किसी नई या मुख्तलिफ सूरत हाल में इस्तेमाल करने का मौका फराहम करना। तलबा जो कुछ सीखते हैं उसे अपनी अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करें, ये मौका फराहम करना उस्ताद का काम है। उस्ताद को सिखाना है कि जो भी आज हमने सीखा है इसका काम या इसका अमली इत्तलाक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है। अगर तलबा ने मसला हल करने की महारत यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखी तो उन्हें एक अमली सरगर्मी दी जाए। जैसे तो रियाजी के क्लास में अगर तलबा ने तनासब रेशो सीखा है तो उन्हें बावर्ची खाने की तरकीब, मुख्तलिफ मसाले, इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्वांटिटी, प्रोपोर्शन, ये सब कुछ उनको इस तरह की सरगर्मी दी जा सकती है। और अगर साइंस का क्लास है, अगर पानी का चक्कर या वाटर साइकिल सिखाया गया है तो उसके बारे में जब वो सीखते हैं तो उन्हें ये वजाहत करने के लिए कहा जा सकता है, बच्चों को प्रिपेयर करके आने के लिए कहा जा सकता है कि बारिश किस तरह बनती है और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बारिश कैसे इस्तेमाल होती है, बारिश का क्या अहम किरदार है ज़िंदगी में, पानी के लिए बारिश का क्या किरदार है। इस तरह के सवालात अगर हम देते हैं जब सबक के इख्तिताम पर वाटर साइकिल पढ़ाने के बाद इस तरह का सवाल या इस तरह का प्रोजेक्ट देते हैं तो तलबा उस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलते हैं। पिछले इल्म को नए इल्म से जोड़ना और नए इल्म को मुस्तकबिल के इल्म से जोड़ना। तलबा के सीखे गए पुराने तसव्वुरात को नए तसव्वुरात से जोड़ने से वो चीज़ें बेहतर समझते हैं, बेहतर अंदाज में वो समझ जाते हैं और इनका इल्म मज़ीद मुस्तहकम हो जाता है। परमानेंटली उनके जहन में वो तमाम तसव्वुरात बैठ जाते हैं। मिसाल के तौर पर रियाजी, जब तलबा ज़र्ब यानी मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं तो उनको डिवीज़न के साथ जोड़ सकते हैं, डिवीज़न कराने की तरफ मोटिवेट कर सकते हैं। या साइंस अगर सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं और उन्होंने माहौलियात या इकोलॉजी के लिए पढ़ा है तो उनको इकोसिस्टम के बैलेंस के बारे में पढ़ाया जा सकता है। तो बाद में या फिर माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज के बारे में भी उनको बेहतर तौर पर समझा सकते हैं। यानी उनकी जो पुरानी नॉलेज है उसका इख्तिताम अगर अच्छे अंदाज में होता है तो उस मालूमात को लेकर वो नई मालूमात सीख सकते हैं। घर का काम तलबा को सबक पर मज़ीद मश्क का मौका देता है और उन्हें सीखे गए मवाद पर अमल करने में मदद देता है। जब भी तलबा पढ़ते हैं, क्लास ख़त्म होने के बाद जो भी सबक पढ़ाया गया है, जो मौजू उनको सिखाया गया है, तो उस मौजू से रिलेटेड कुछ घर का काम देना ज़रूरी है। उससे भी क्या होगा, जो सीखा गया है उसका कंक्लूजन मिलेगा, कंक्लूजन से वो सीखेंगे। तलबा जब होमवर्क करेंगे तो जो सिखाया गया है उनको, जो मौजू पर बताया गया है क्लासरूम में, वो करके जब आएंगे तो उनको मुस्तहकम मालूमात हो जाएगी। उनके जहन में जो कॉन्सेप्ट, जो तसव्वुर सिखाया गया है वो मुस्तहकम हमेशा के लिए बैठ जाएगा, दोहराया जाएगा। इसलिए घर के काम क्या होता है, दोहराया जाता है। साइंस की क्लास में अगर तलबा ने कीमियाई तब्दीलियाँ सीखी हैं, केमिकल चेंजेस को सीखा है, तो उन्हें घरेलू मिसालें जैसे दूध का दही बनना, इसके लिए कुछ काम या एक्टिविटी दी जा सकती है। तो वो क्या है, केमिकल चेंजेस को कभी नहीं भूलेंगे। उसका इख्तितामिया बेहतर अंदाज में करने का ये एक मिसाल है कि उनको घर पर काम दिया जाए।
اور اگر ریاضی کی کلاس ہے تو اس میں تقسیم کے اصول سکھانے کے بعد استاد ان کو ہوم ورک دے سکتے ہیں، مختلف پرابلمز دے سکتے ہیں، مشق دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو پریکٹس کر کے آئیں۔ استاد اور طلباء کے ذریعے مرکزی نکات کا خلاصہ۔ مرکزی نکات کو ایک مربوط شکل میں کس طرح سے بنایا گیا ہے؟ اہم نکات کو یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے، علم کو نئی صورتحال پر استعمال کرنے یا لاگو کرنے کا موقع، پچھلے علم کو نئے علم سے جوڑنا۔ ہوم ورک ایک اہم تدریسی سرگرمی کے طور پر کام کرے گا۔ جب بھی خلاصہ یا اختتام، جب بھی سبق کا اختتام ہوتا ہے تو یہ چاروں جز اگر شامل ہیں تو بہترین اختتام ہوگا، اور طلباء جو بھی موضوع یا مواد سیکھے ہیں کمرے جماعت میں اس کو نہیں بھولتے ہیں، اور جو سیکھے ہیں وہ ان میں استحکام یا مستحکم ہمیشہ کے لیے ان کی نالج بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو پروگرام میں ہم نے تختے سیاہ پر لکھنے کی مہارت، تختے سیاہ پر لکھنے کی مہارت کے اجزاء، تقویت دینے کی مہارت، تقویت دینے کی مہارت کے اجزاء، سبق کے اختتام کی مہارت، سبق کے اختتام کی مہارت کے اجزاء کو جاننے کی کوشش کی۔ مزید مطالعے کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو پروگرام میں ہم نے تختے سیاہ کی مہارت، تقویت دینے کی مہارت اور سبق کے اختتامیہ کی مہارت کو جاننے کی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے وداع لیتی ہوں۔ آداب۔